नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कि भारत की ज़मीन पर जो है महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन किए। तो शुरुआती जो आंदोलन थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक आंदोलन आता है चंपारण आंदोलन, जिसका नाम है चंपारण आंदोलन। आंदोलन ये हुआ था सन 1917 में। हमें ये डेट याद रखनी है कि चंपारण आंदोलन जो है कब हुआ था, ये 1917 में हुआ था। तो उससे पहले हम इसको पढ़ने से पहले कुछ बातें समझना चाहते हैं कि महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका गए थे सन 1893 ईस्वी में, और वहां से जो उनका रहने की जो है उनका जो कार्य क्षेत्र है वो पूरा होने के बाद वो 9 जनवरी सन 1915 को भारत लौटे। हमारे देश भारत में लौटे। कौन लौटे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अब हमें यहाँ देखने की बात यह है साथियों कि जब महात्मा गांधी भारत लौटे, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई लौटते दूसरे दिन से आंदोलन शुरू कर दिया, गवर्नमेंट ने उनकी बात मानी। उन्होंने भारत लौटने के बाद पूरे देश का भ्रमण किया, यहाँ की अंग्रेजी हुकूमत या जो भी समस्या थी उन सबका अवलोकन किया। तो फिर उसके बाद में जो ये चंपारण है, इस आंदोलन में जो उन्होंने पदार्पण किया है या इसका नेतृत्व किया है, तो इस आंदोलन को समझने से पहले उस समय की हम स्थिति को समझेंगे कि आंदोलन से पहले उस समय की स्थिति, उस समय की स्थिति उस समय की स्थिति क्या थी कि किस कारण जो है हमें हमारे जो भारतवासी जो किसान थे उनको ये आंदोलन करना पड़ा। तो साथियों, आप इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको ये मैंने जो बात समझाने का जो प्रयास किया है आपको अच्छा समझ में आ जाए कि उस समय की स्थिति, कि उस समय भारत में जो नील की खेती होती थी, भारतीय नील की खेती, भारतीय नील की खेती, या हम कहें भारतीय नील की मांग ज्यादा थी। जो हमारे भारत में नील का उत्पादन होता था या नील की खेती होती थी, उसकी डिमांड पूरे मार्केट में हर जगह दुनिया के मतलब यूरोप में या सब कंट्रीज में सबसे ज्यादा डिमांड भारतीय नील की होती थी। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि आंदोलन के जो मूल कारण है या उस समय की परिस्थिति। तो उसी दौर में जर्मनी में कृत्रिम नील का उत्पादन शुरू हो गया। कि जब हमारे भारतीय जो प्राकृतिक नील थी उसकी डिमांड जो है मार्केट में ज़्यादा थी, तो उसी दौरान जर्मनी में कृत्रिम नील जो इंसानों ने जो रासायनिक रंगों से जो बनाया है, उस कृत्रिम नील का उत्पादन शुरू हो गया। अब उससे क्या प्रभाव पड़ा? तो उससे प्रभाव ये पड़ा साथियों कि जब कृत्रिम नील मार्केट में आ गई तो भारत की प्राकृतिक नील की मांग कम हो गई। इस कारण भारतीय नील की मांग कम हो गई या लगभग खत्म हो गई। अब हमें ये देखना है कि भारत का जो प्राकृतिक नील था जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो उसी दौर में जर्मनी में रासायनिक रंगों से जो कृत्रिम नील बन चुका था, तो उसके कारण भारतीय प्राकृतिक जो नील थी उसकी डिमांड है बिल्कुल कम हो गया, खत्म हो गई। तो अब उसके बाद में क्या हुआ?
उसके बाद में कि जब भारत की जो नील की खेती थी, तो जो बागान मालिक थे, तो बागान मालिक जो गोरे लोग थे कंपनी के, तो उन्होंने यहाँ पर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो ये अपने बागान स्थापित कर रखे थे नील के, और उनसे बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते थे। तो बागान मालिक एवं किसान किसान दोनों ही दोनों ही इस खेती से नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे, छुटकारा पाना चाहते थे। अब छुटकारा क्यों पाना चाहते थे? साथ ही नॉर्मल सी बात है कि जब प्राकृतिक नील की जगह कृत्रिम नील आ गई, तो जो है इनका मुनाफा, जो इनका उत्पादन, ये जो व्यापार था, बहुत घाटे में चला गया था। क्योंकि या हम लिख देते हैं, क्योंकि मुनाफा नहीं था, मुनाफा नहीं था या फायदा नहीं था। तो हमने 3 पॉइंट देखे कि भारतीय नील की उस समय मांग ज्यादा थी, लेकिन उसी दौर में जर्मनी में कृत्रिम नील का उत्पादन शुरू हो गया, और इसी कारण भारत की जो नील की मांग है कम हो गई या खत्म हो गई। लेकिन जो भारत में नील की खेती होती थी और यूरोपीय लोग जो बड़े बड़े बागान लगा रखे थे, तो उस नुकसान के कारण बागान मालिक एवं किसान दोनों ही इस नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे, क्योंकि मुनाफा नहीं था। अब आंदोलन की क्या बात हो गई, हम अगला जो है पॉइंट उसमें हम क्लियर करेंगे कि आंदोलन जो है किस कारण हुआ होगा। एक पॉइंट और है जो हम इसमें पढ़ेंगे कि जो बागान मालिक थे भारत में, बागान मालिक, उन्होंने बागान मालिकों ने भारतीय किसानों से नील की खेती के लिए एक अनुबंध करवा रखा था, करा रखा था, जिसके अनुसार किसान को अपनी उपजाऊ जमीन में अपनी जो उपजाऊ का मतलब जहाँ खेती करने के लिए अच्छी जमीन हो, तो उपजाऊ जमीन के 20 कट्ठा जमीन से 3 कट्ठा, यानी कि 3/20 की 20 कट्ठा जो जमीन है, उसके 3 हिस्सों में तो नील की खेती करनी ही पड़ेगी। कि किसान अपनी उपजाऊ जमीन के 3/20 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य है। नील की खेती करना अनिवार्य है। अब साथियों, हम इस पॉइंट को फिर से समझते हैं कि बागान मालिकों ने भारतीय किसानों से नील की खेती के लिए एक अनुबंध करा रखा था, ठीक है, जिसके अनुसार कि वो अनुबंध क्या था कि उसके अनुसार किसान अपनी उपजाऊ जमीन के, ऐसा तो नहीं कोई बंजर जमीन का उन्होंने जो है अनुबंध ले रखा कि उपजाऊ जमीन के 3/20 कट्ठा, मतलब 20 हिस्सों में से 3 हिस्सों में उस जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था। और इसी पद्धति को 3 कठिया पद्धति इसी पद्धति को 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं।
साथियों, हमने ये समझा कि प्रारंभ में जो है भारत में जो प्राकृतिक नील की खेती होती थी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसी दौर में जर्मनी में रासायनिक रंगों के प्रयोग से कृत्रिम नील बन चुकी थी और उस कारण भारतीय नील की जो डिमांड थी मार्केट में बिल्कुल कम हो गई और किसान को और बागान मालिकों को दोनों को ही मुनाफा नहीं हो रहा था, बहुत नुकसान हो रहा था। दोनों ही इस जो है नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन एक नियम और था कि जो गोरे बागान मालिक थे तो उन्होंने भारतीय किसानों से एक अनुबंध करा रखा था कि अपनी जमीन के 3/20 भाग पर, यानी कि 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा, यानी कि तीसरे भाग पर तो 3 भाग पर तो उनको नील की खेती करना अनिवार्य था और इस पद्धति को 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। तो साथियों, हमने देखा कि 3 कठिया पद्धति जो वहाँ लागू कर रखी थी, तो इस कारण अब हम आगे देखेंगे कि उस आंदोलन के कारण क्या रहे। ये तो हमने प्रारंभिक स्थिति देखी कि अब उस आंदोलन के कारण क्या रहे। अब हम देखेंगे कि इस आंदोलन के कारण क्या थे। तो शॉर्ट में हम ये समझते हैं कि पहला कारण ये था कि बागान मालिक और किसान दोनों, बागान मालिक व किसान दोनों नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे, छुटकारा पाना चाहते थे। अब हम ये समझ चुके हैं कि क्यों चाहते थे, क्योंकि उनको नुकसान हो रहा था। तो अब हम आगे देखते हैं कि दूसरा कारण क्या हो सकता है कि इस आंदोलन का। लेकिन 3 कठिया पद्धति अनुबंध के कारण, अनुबंध के कारण 3/20 भाग पर नील की खेती करने को किसान विवश थे या मजबूर थे, थे। बागान मालिकों को पता था कि किसान भी इससे छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन उनको अच्छी तरह से ज्ञान था कि इन्होंने अनुबंध करा रखा है 3 कठिया पद्धति का। सॉरी, यहाँ 3 कठिया पद्धति का जो अनुबंध करा रखा है, इस कारण उनको था कि ये नुकसान है, फिर भी इनकी मजबूरी है कि 3/20 भाग पर जो है इनको नील की खेती करना अनिवार्य है। तो जब बागान मालिकों ने देखा कि किसान इस अनुबंध से फ्री होना चाहता है, तो उन्होंने उस अनुबंध से मुक्त करने के एवज में उनके ऊपर और ज्यादा कर लगा दिए। बागान मालिकों ने इस अनुबंध से मुक्त करने के एवज में कर लगा दिए गए, किसानों पे और कर लगा दिए गए। लगान में वृद्धि करके या एक मुश्त हर्जाना देकर किसान अपनी जमीन पर अन्य फसल बो सकता
है, अर्थात अनुबंध से मुक्त हो सकता है। साथियों, हमने देखा है कि लगान में वृद्धि करके या एक मुश्त हर्जाना देकर के किसान अपनी जमीन पर अन्य फसल बो सकता है। कि जब एक तो बात नील की जो खेती करे तो उसमें और नुकसान ज्यादा, और अब और अधिक कर बढ़ा दे गोरे बागान मालिकों को द्वारा, या हर्जाना दो और इस अनुबंध से जो है मुक्त हो जाओ। इस कारण किसान अत्यधिक ऋणग्रस्त हो चुका था। क्योंकि जब फायदा नहीं हो रहा और अगर उससे हटते हैं अनुबंध से, तो या तो लगान में वृद्धि करो या फिर एकमुश्त हर्जाना दो। तो दोनों ही स्थिति में किसान जो है बहुत व्यवस्था अत्यधिक ऋणग्रस्त हो चुका था, तथा सभी किसान इस 3 कठिया पद्धति व नील की खेती से, जिससे कि फायदा नहीं हो रहा था, नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। अब देखते हैं कि हमने एक कारण देखा है कि 3 कटिया पद्धति थी, किसानों को नुकसान था, बागान मालिकों ने उनकी मजबूरी को भाप लिया, देख लिया कि तो मजबूर है, तो चलो भाई हम तुम्हें अनुबंध से मुक्त कर देते हैं, लेकिन या तो लगान बढ़ा करके कर दे दो या एकमुश्त हर्जाना दे दो, और तुम अपनी जो जमीन है उस पर है नील की खेती मत करो, ना उपजाऊ फसल कर दो। तो किसान अत्यधिक ऋणग्रस्त हो चुका था, बहुत विवश हो चुका था, और वो है इस जो कठिन परिस्थिति थी या 3 कटिया पद्धति, उससे छुटकारा पाना चाहते थे। अब हम देखेंगे कि ये तो कारण हो गया। अब आंदोलन किस तरह हुआ या आंदोलन के दौरान क्या हुआ, अब हम पढ़ते हैं। तो हमने देखा है कि उस समय आंदोलन के दौरान, आंदोलन से पहले जो है स्थिति क्या थी और किस तरह से जो है क्या कारण रहे। अब हम देखते हैं आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि चंपारण से जुड़े एक आंदोलनकारी, अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि एक आंदोलनकारी, उस आंदोलनकारी का नाम था राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आमंत्रित क्यों किया कि वहाँ की किसानों की जो है स्थिति का अवलोकन करे और वो ब्रिटिश सरकार को जो है अवगत कराए, तथा 3 कटिया पद्धति से जो है हमें निजात दे। अब हम आगे देखते हैं कि राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जे.बी. कृपलानी, नरहरीश पारिक, इन सभी के सहयोग से, अकेले नहीं गए वहां, जो इन सभी के जो सहयोग से मामले की जांच करने के लिए चंपारण पहुंचे। और कौन पहुंचे? महात्मा गांधी पहुंचे। क्या अकेले गए कि नहीं? अरे सर, हमें पता है, हमें पता चल गया कि वो राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, जे.बी. कृपलानी, नरहरी पारिक, इन सभी के साथ वहां गए थे। तो अब हम आगे देखते कि आगे क्या हुआ। आगे की सरकार ने गांधी जी को जांच की अनुमति दे दी कि जब वहां पर प्रतिरोध जन आक्रोश था, तो उसका जो है समाधान करने के लिए गए इनके साथ, तो उनको है जांच की अनुमति दे दी गई, तथा गांधी जी ने चंपारण का दौरा किया और स्थानीय नेताओं का समर्थन प्राप्त किया। और जब जन समर्थन प्राप्त किया, इसके बाद में जन समर्थन बढ़ा। तो जब इस मामले का जन समर्थन बढ़ा, तो वहां की जो गवर्नमेंट है उसने भी इसकी जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया। गठन किया। किसने किया? वहां की गवर्नमेंट ने। कि जब अन्य प्रांतों से जो है ये आए हैं और इन्होंने ये स्थिति देखी, जन समर्थन बढ़ रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है, तो ये पूरा मामला क्या है, वहां की गवर्नमेंट ने एक आयोग गठित किया और उसको बोला कि आप जो है इस पूरे मामले की एक रिपोर्ट बना करके दो।
अब हम आगे देखेंगे कि इसके परिणाम क्या हुए। तो साथियों, हमने कारण देखा है, अब देख रहे हैं कि उसका परिणाम मतलब आंदोलन के दौरान क्या हुआ। अब उसका परिणाम क्या हुआ कि जब महात्मा गांधी ने उन क्षेत्रों का दौरा किया और जन समर्थन बढ़ता देख करके जो जन विरोध जो बढ़ा है, तो गवर्नमेंट ने, वहां की गवर्नमेंट ने एक जांच आयोग का गठन किया, जांच आयोग का गठन कर दिया। और उसके बाद गांधी जी भी इस आयोग के सदस्य बने रहे। ध्यान देने की बात यह है कि जो जांच आयोग गठित हुआ था, महात्मा गांधी उस आयोग के सदस्य थे। ये नोट करने की बात है कि उस आयोग के सदस्य महात्मा गांधी भी थे। अब आगे देखो कि उस आयोग ने जो है रिपोर्ट दी, उस आयोग ने स्थिति को देखा और उन्होंने सिफारिश की गवर्नमेंट से कि जो ये 3 कटिया पद्धति है उसको समाप्त कर देना चाहिए, ये किसानों के हित में नहीं है। और किसानों से जो गोरे बागान मालिक जो यूरोपीय लोग थे, उन्होंने बड़े बड़े बागान स्थापित कर रखे थे और उन्होंने ही अनुमति ले रखा था कि जो है 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती अनिवार्य है। तो उन्होंने जो अवैध रूप से हर्जाना वसूला था किसानों से, पूरा नहीं, आधा नहीं, लेकिन कम से कम 25% जो हर्जाना है वो तो किसानों को वापस दिलाया जाए। तो हर्जाने का जो है 25% राशि है वो वापस लौटाया जाए। और इस बात पर गोरे बागान मालिकों को महात्मा गांधी ने राजी भी कर लिया। अब हम आगे देखते हैं कि सन 1918 ईस्वी में चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ। वहां की गवर्नमेंट ने जो है चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया ताकि वहां के किसानों की स्थिति और उनको जो है सुधार किया जा सके खेती में। अब है एक दशक के बाद, यानी कि एक दशक के बाद गोरे बागान मालिकों ने चंपारण छोड़ दिया कि जो महात्मा गांधी का जो सफल सत्याग्रह था, तो उसको एक दशक के अंदर अंदर जो है बागान मालिकों ने वो क्षेत्र छोड़ दिया और अपने क्षेत्र में वापस चले गए। और वहाँ के किसानों की जो स्थिति है उसमें सुधार आया, उनके सभी जो है मांगे वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है मांगी। अब हम देखेंगे कि इसके बाद इस आंदोलन का जो महत्व क्या है हमारे भारतीय इतिहास में, चंपारण सत्याग्रह का जो महत्व क्या है। अब हम इस महत्व को देखते हैं कि साथियों, महत्व, इस आंदोलन का महत्व, इस आंदोलन का महत्व यह है कि भारत की धरती में, भारत की धरती पर, भारत की धरती पर पहला सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह, सत्याग्रह सफल हुआ, सत्याग्रह सफल हुआ। महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला सत्याग्रह जो भारत की धरती पर था। पहला सत्याग्रह की बात आए तो वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जो पंजीकरण कानून के विरोध में। और भारत की बात आए तो भारत में पहला सत्याग्रह जो है वो सफल हुआ। वो कौन सा हुआ? चंपारण आंदोलन, जो सन 1917 में है। और इस आंदोलन का महत्व यह है कि सत्य और अहिंसा, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, सत्याग्रह के बल पर अपनी बात मनवा पाए। महात्मा गांधी ने जो है सत्याग्रह, वहाँ की गवर्नमेंट ने जब उनके ऊपर पाबंदी लगाई कि आप जो है दौरा नहीं कर सकते, तो उन्होंने कह दिया कि मैं सत्याग्रही हूँ और किसी भी परिणाम को भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ उनका दृढ़ निश्चय देख करके गवर्नमेंट झुक गई कि यार, जब आदमी है किसी भी परिणाम को भुगतने के लिए तैयार है, लेकिन ये गलती नहीं कर रहा, हिंसा नहीं कर रहा, बल का प्रयोग नहीं कर रहा, तो इसको किस तरह से हराया जा सके? अहिंसा के ऊपर बल प्रयोग कैसे हो सकता है? तो अहिंसक जो रास्ता था उसको जो है वहाँ की गवर्नमेंट उनके सामने झुकी और उस क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति दी। और अंत में महात्मा गांधी की जो जीत हुई और पहला सत्याग्रह है वो सफल हुआ। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। भारतीय इतिहास के जो आधुनिक भारत के इतिहास है या अन्य जो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, इस चैनल पर क्रमबद्धता से जो है वीडियो आपको मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।